कहानी है राही। कहानी की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका रही है सुभद्रा जी। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था। उनकी प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही है। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहन करने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है इन्होंने। उनका जन्म इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। बालकाल से ही वे कविताएं रचने लगी थी। उनकी रचनाएं राष्ट्रीयता की भावना से परिपूर्ण है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी 4 बहनें और 2 भाई थे उनके। उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह शिक्षा के प्रेमी थे और उन्हीं की देखरेख में उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई थी। बिखरे मोती उनका पहला कहानी संग्रह है। इसमें भग्नावेश होली, पापी पेट, मछली रानी, परिवर्तन, दृष्टिकोण, कंदम के फूल, किस्मत, मचुए की बेटी, एकादशी, आहुति, थाई, अमराई, अनुरोध, ग्रामीण को कुल 15 कहानियां हैं इनमें। इन कहानियों की भाषा सरल बोलचाल की भाषा है। अधिकांश कहानियां नारी विमर्श पर केंद्रित हैं। उन्मादिनी शीर्षक से उनका दूसरा कथा संग्रह जो 1934 में प्रकाशित हुआ था, छपा था। इसमें उन्मादिनी, असमंजस, अभियुक्त, सोने की कंठी, नारी हृदय, पवित्र ईर्षा, अंगूठी की खोज, चढ़ा दिमाग, वेशा की लड़की, कुल 9 कहानियां हैं। इन सब कहानियों का मुख्य स्वर पारिवारिक सामाजिक परिदृश्य ही है। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान की तीसरी और अंतिम कथा संग्रह है। इनमें कुल 14 कहानियां हैं। और रूपा, कैलाशी, नानी, बिहाल्हा, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी और मंगला 8 कहानियों की कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्या है। सेकसरिया पारितोषिक 1931 में इन्हें मुकुल कविता संग्रह के लिए मिला है। सेकसरिया से पारितोषिक 1932 में इन्हें बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए दूसरी बार मिला है। भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 में को सुभद्रा कुमारी जी को सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया है। कहानी संग्रह इनके है बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी है 1934, सीधे साधे चित्र 1937, सीधे साधे चित्र 1983 में फिर से प्रकाशित एवं संकलित असंकलित समस्त कहानियों का एक संग्रह हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित। कविता संग्रह मुकुल, चित्रधारा, मुकुल तथा अन्य कविताएं में बाल कविताओं को छोड़कर पूर्व प्रकाशित एवं संकलित असंकलित समस्त कविताओं का संग्रह हंस प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। बाल साहित्य झांसी की रानी, कंदब का पेड़, सभा का खिल। केंद्रीय साहित्य मेला तेज से तेज जो सुधा चौहान लिखित लक्ष्मण सिंह एवं सुभद्रा कुमारी चौहान की संयुक्त जीवनी है। हंस प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया था, इलाहाबाद से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद आज हम इनकी कहानी देखेंगे। राही। राही जो कहानी है इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। कहानी भारत के आज़ाद होने के समय लिखी गई थी और गरीबों की पीड़ा, सामाजिक दरिद्रता का वर्णन इस कहानी में किया गया है, जिसमें अनीता नाम की एक समाज सुधारिका राही नाम की एक गरीब कैदी महिला से मिलती। इस कहानी में सुभद्रा जी अपने उसी समय के अनुभव को लिखती है। यह भीख मांगने वाली मगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की कहानी है, जो भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बात करती है, करते हुए अपनी विवशता जो है वह बताती है और अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। कहानी है कुछ इस तरह। राही। कहानी। तेरा नाम क्या है?
राही, तुम्हें किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी क्यों? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 सेर। और सजा कितने दिन की है? साल भर की। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हम मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मगरोरी है। हम केवल मांगते खाते हैं। और भीख न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा बोझा ढोने के लिए टोकरा लेकर भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था। उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चों की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी। उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। अनीता, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। राही, हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे, कचहरी में मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। अनीता, अब तेरे बच्चे किसके पास है? उसका बाप है? राही, उसका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों को कोई नहीं है। अनीता, तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में ही मरा? वह क्यों जेल आया था? राही, उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार। ताड़ी पीने को गया था। 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वालों का एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था। उसी का उसने बदला लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दिला दी, वही मर गया। अनीता, अच्छा, जा अपना काम कर। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवाया दिया। अनीता के सामने एक प्रश्न था। वह सोच रही थी देश की दरिद्रता और इन निरह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक के दूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपनी देशभक्ति का ढिंडोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव किया जाता है, फिर हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट कर रहता है, सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व का सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान के साथ कहते हैं, यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुना कर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल जा चुके होते हैं, उतनी ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं। इस बल के बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राजकीय सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक तो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरे नहीं है, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारा वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। किसानों की दुर्दशा में हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को और सास बहू को चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की। बच्चे तो बच्चे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल।
क्या मानव जीवन यहाँ का यही लक्ष्य है? लक्ष्य है भी अथवा नहीं? यदि नहीं है तो विचारदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता। पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृग मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कच्छोक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य 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 का उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है? पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्तर पुण्य है? राही जैसी कोई भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो? देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने? अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इसी प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने सपना देखा कि जेल से छूटकर वह इन्हीं मगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं, दूसरी तरफ मर्द कपड़े बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़कर सुनाया जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है ये सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपने घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रहने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद नहीं खुली। अचानक इस स्त्री ने, जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आपके पिता बीमार है, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही है। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई। इस कहानी के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान यह संदेश देती है कि गरीबों के कल्याण के बिना सत्याग्रहियों की देशभक्ति सत्ता भक्ति की कहलाएगी। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो गरीबों के कष्ट निवारण में है। गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास मानवीयता ही हमारी सबसे बड़ा धर्म है। राही इस कहानी में दो प्रमुख पात्र आए हैं। एक है राही और दूसरी अनीता। राही एक मगरूरी जाति के गरीब महिला है जो भूख मिटाने के लिए चोरी करने के आरोप में जेल जाती है, और अनीता जो है जेल में राही से मिलने वाली एक सत्याग्रही है। वह गरीबों की दयनीय स्थिति देखकर उसे सहानुभूति रखती है और उन्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करती है। कहानी का उद्देश्य जो है वह देखे तो गरीबों के कष्टों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। कहानी का मुख्य उद्देश्य सुभद्रा जी द्वारा समाज के गरीब और भूखे लोगों की पीड़ा और मजबूरी का चित्रण करना है। सच्ची देशभक्ति का अर्थ क्या है यह बताया गया है। सत्ता या संघर्ष में नहीं है सच्चे देशभक्ति यानी, तो देशभक्ति यानी गरीबों के कष्टों को दूर करने के काम है, बल्कि गरीबों के कष्टों को समझना और उनको दूर करना यही काम है, यानी सच्ची भक्ति होती है। और मानवीयता का महत्व इस कहानी में दिया गया है। सबसे बड़ा धर्म है मानवीयता, और यह दर्शाती है कि गुमराह आत्माओं को भी यह रास्ते पर लाया जाना चाहिए। ये कहानी का उद्देश्य रहा है। कहानी इतनी ही थी। धन्यवाद।